देखिए चैप्टर नंबर 20 जो है विराम चिन्ह, इसको देखते हैं। इसमें पहला सवाल है कि काक पद का उपयोग कब होता है। काक पद का उपयोग कब होता है, यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी आंसर, छूटे हुए अंश के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। निर्देशक चिन्ह कौन सा है आपको ये बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ए आंसर, ये आपका निर्देशक चिन्ह है। बाकी जो दिया गया है ये अर्धविराम का चिन्ह है, ये अवतरण का चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है, आश्चर्य चिन्ह ये है और कोष्ठक चिन्ह ये है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। 2021 की परीक्षा में पूछा गया था कि इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। अर्धविराम कह रहा है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर। देखिए आलस्य मनुष्य का शत्रु है, ये अर्धविराम है, इससे दूर रहो, ये हो जाएगा अर्धविराम का चिन्ह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर। देखिए समझिए, जहाँ पर अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का मतलब है कि बहुत कम ही समय के लिए रुकना पड़े, और अर्धविराम जो अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रुकना पड़े उन्हें अर्धविराम कहते हैं। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपविराम का प्रयोग जो है ये आपका किस वाक्य में हुआ है। राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अगर देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये निर्देशक चिन्ह है, ये अर्धविराम है और ये भी है, लेकिन यहाँ पे जो उपविराम कह रहा है वो बी वाले में दिया गया है। तो मिश्र बंधु 3 हैं, एक गणेश बिहारी, दूसरे श्याम बिहारी और तीसरे सुखदेव बिहारी। तो इसमें जो ये चिन्ह बना हुआ है ये उपविराम का ही है, और बाकी ये सभी चिन्ह जो हैं ये अल्प विराम के हैं। अगला सवाल देख लीजिए, इनमें से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है। इनमें से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है। अब देखिए आप जानते हैं कि इसमें उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता है, जबकि विवरण, लाघव और निर्देशक ये चिन्ह होते हैं, लेकिन उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता। तो सी आंसर यहाँ पर नहीं होगा, बाकी सही है। अगला देख लीजिए, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, विस्मयादि बोधक, और उसका चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है। अगला है कि इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। तो विवरण चिन्ह जो है आपका ये बी आंसर में है। ये जो आपका है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह है। और हमसे पूछा गया विवरण चिन्ह, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला है कि किसी भाव या शब्द की व्याख्या के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मूल वाक्य से अलग रखने के लिए और व्याख्या करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है आपके सामने कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किस विराम चिन्ह का, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि व्याख्या में उसको स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का ही प्रयोग किया जाता है, और इस कोष्ठक में किसी भी प्रकार के कोष्ठक का प्रयोग किया जा सकता है। छोटे कोष्ठक, मझले कोष्ठक, बड़े कोष्ठक, किसी भी प्रकार के कोष्ठक का प्रयोग किया जा सकता है। निर्देशक चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है, उपविराम चिन्ह ये है और विवरण चिन्ह ये है, और अर्धविराम कहा जाएगा तो अर्धविराम चिन्ह ये होता है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने कि अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। तो वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ये आपका अल्प विराम होता है, जिसे आप अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। अगला सवाल देख लीजिए, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है।
पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है और वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ये हो जाएगा आपका, तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? समानता सूचक चिन्ह जिसे आप बराबर का चिन्ह कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका समानता सूचक का चिन्ह। राइट उत्तर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगला है कि वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा कम रुकना हो तो वहाँ पे अर्ध विराम का, और अर्ध विराम की तुलना में भी अगर कम रुकना हो तो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, यम में और बीएड। यम में ये जो चिन्ह है इन्हें कहा जाता है लाघव चिन्ह, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है, और लाघव चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है जो कोष्ठक के अंदर बना हुआ है। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? तो प्रश्नवाचक और विस्मयादि इन दोनों को छोड़कर सभी जो वाक्य हैं उनके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपके सामने कि दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो दो शब्दों के बीच में जो प्रयोग किया जाए चिन्ह, उन्हें कहा जाता है योजक चिन्ह। जैसे कहते हैं कि रात और दिन, जैसे आपने पढ़ा रात और दिन, तो रात और दिन के बीच में जो ये चिन्ह लगता है इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। तो ये डी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? इस आहा के बाद कौन सा चिन्ह लगेगा? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर विस्मयादि बोधक। राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी शोक या फिर कहा जाए विषाद, विस्मय, घृणा या किसी भी अंदर के भाव को व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उन्हें विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, और ये कुछ इस तरीके से होता है। तो बी आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला है कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्प विराम। अगला सवाल देख लीजिए। अगला है कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? देखिए रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग होगा। बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए रामू जो बड़ा खिलाड़ी है इसमें आपका हो जाएगा अल्प विराम, फिर उसकी मतलब है आगे वाला वो है कल उसकी टांग टूट गई, तो इसके आगे के हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपके सामने कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा से। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इन सभी में प्रयोग किया जाएगा अल्प विराम का। सी उत्तर राइट हो जाएगा, अल्प विराम। अगला है कि निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि योजक चिन्ह ऑप्शन बी की तरह होगा, ये आपका योजक चिन्ह है। जो यहाँ पे ऑप्शन डी में है ये योजक चिन्ह नहीं है दोस्त, जो ऑप्शन डी में आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये योजक चिन्ह नहीं है, निर्देशक है। अगला आपके सामने सवाल क्या कर रहा है समझिएगा। अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अब देखो अरे के बाद पूछ रहा है, यानी इस चिन्ह में पूछ रहा है कि ये कौन सा चिन्ह है। अगर ये चिन्ह पूछता तो आप इसको बता देते कि ये प्रश्नवाचक है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि अरे के बाद में कौन चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इस अरे के बाद में ये वाला चिन्ह, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला है कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इसके लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? जब किसी भी पद की व्याख्या करनी हो या फिर उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इसके लिए हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, ऑप्शन नंबर डी, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम चिन्ह, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये होता है आपका अल्प विराम और ये होता है आपका अर्धविराम। तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर, अर्धविराम ऑप्शन सी की तरह लिखा जाएगा। देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, विराम चिन्हों के भेद में आप देखिए पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, अर्धविराम, प्रश्नवाचक और संयोजक चिन्ह, ये सभी आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए। उपविराम चिन्ह इनमें से कौन सा है? उपविराम चिन्ह, उपविराम और अल्प विराम और अर्धविराम इन तीनों में काफ़ी अंतर है। उपविराम जो है ये ऑप्शन ए की तरह होगा, ठीक, ये ऑप्शन ए की तरह होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उपविराम का प्रयोग जो है ये बहुधा शीर्षक में होता है। संकेत एक अध्ययन, अतः विकल्प ए में दिया गया चिन्ह उपविराम का चिन्ह है। देखिए समझिएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? अब देखिए पूर्ण विराम चिन्ह है, ठीक है, ये अल्प विराम चिन्ह है, ठीक है, ये योजक चिन्ह नहीं है, ये लाघव चिन्ह है और ये उद्धरण चिन्ह है, ये सही है। तो यहाँ पर ये योजक चिन्ह नहीं, ये लाघव चिन्ह है, योजक चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला गलत दिया गया है। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जब किसी के द्वारा कही गई बात को बिल्कुल डिट्टो उसी पैटर्न या फिर उसी भाषा में लिखा जाए तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है चिन्ह वो होता है उद्धरण चिन्ह। यानी किसी भी महान व्यक्ति या किसी के द्वारा कहे गए वक्तव्य को लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्धरण चिन्ह। अगला आपके सामने है कि इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है? आधा रुकना यानी अर्धविराम, तो ये बी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य को समाप्त करने के लिए यानी पूर्ण रूप से वाक्य समाप्त हो जाए तो उसमें पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। इसका जो परफेक्ट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्ण विराम, बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह जो है आपका ये सी आंसर की तरह होगा। ये जो आपको है फुल स्टॉप, इसका भी मतलब होता है पूर्ण विराम, लेकिन ये हिंदी नहीं, ये अंग्रेजी भाषा में है, तो इसको नहीं आप कहेंगे क्योंकि ये हिंदी नहीं अंग्रेजी में है, हमें हिंदी में प्रयोग करना है, तो सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, इस विराम चिन्ह का नाम बताइए। ये जो विराम चिन्ह है इसका नाम क्या है? तो काफ़ी इजी सवाल है, राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक, बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह। नेक्स्ट है आपके सामने कि ओह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ओह बहुत कठिन समय आया है, तो इस ओह के बाद जो चिन्ह लगेगा वो विस्मयादि बोधक लगेगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला आपके सामने, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, इस वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? देखिए अरे वाह, अब देखिए अरे के बाद हम इसमें आप एक्सप्लेनेशन चिन्ह लगाएंगे या विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें और रिक्त स्थान भरें। हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो इस हे भगवान के बाद जो लगेगा वो विस्मयादिबोधक लगेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा। डी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह का सही उदाहरण इसमें कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। भाई और बहन के बीच, शिवाजी और शिवेश भाई बहन है, तो इससे जो भाई बहन के बीच में चिन्ह का प्रयोग किया गया है ये योजक चिन्ह है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखिए चैप्टर 20 खत्म हो चुका है, अब हम चैप्टर नंबर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। तो मुहावरा और लोकोक्तियों से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे भी सवाल एग्जाम में पूछा ही जाएगा, एक ना एक सवाल तो आपको मिलेगा ही वहाँ पर। मुहावरा और लोकोक्तियों में बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मुहावरा। मुहावरा में पहला सवाल आपके सामने, जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, जीत के लिए कुछ भी करना, या बहुत परेशान होना। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मुहावरा में इस बात को आप खास ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उसका अर्थ बिल्कुल उसके विपरीत होता है। जैसे लिखा है जान पर खेलना, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बहुत बड़ा जोखिम लेना। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो एक्सप्लेन दिया गया है, जैसे खून का प्यासा, दिन गंवाना, तिनके का सहारा, ये सब मैं कहीं पे जो नहीं मिलेगा आगे क्वेश्चंस में वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, और बाकी में जो यहाँ पर मिल रहा है खून का प्यासा, दिन गंवाना, तिनके का सहारा, ये सभी आपको आगे चल कर के क्वेश्चंस के रूप में मिलेंगे, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ठीक, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के कुछ अन्य शब्द एक बार आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन किस भाषा का शब्द है, तो एक बार देख लीजिए। अरबी भाषा के अन्य शब्द में अदालत, अक्ल, इज्जत, मुसाफिर, मदद, हाजिर, हकीम, हलवाई, जहाज, खिदमत और ख्याल, ये सभी जो है ये अरबी भाषा के ही शब्द हैं। पंच की दुहाई, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? पंच की दुहाई यानी सहायता की पुकार। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, सहायता की पुकार। ताबड़तोड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? कहने का मतलब है, आपने देखा होगा कि कहते हैं कि आपको ताबड़तोड़ बधाई, मतलब इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी आंसर, लगातार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लगातार। ताबड़तोड़ का मतलब है लगातार। अगला सवाल आपके सामने है कि आंख उठाकर न देखना, इसका अर्थ क्या है? आंख उठाकर न देखना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी, उपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपेक्षा करना। पस्त होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? पस्त होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है कि हार जाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, हार जाना। अगला सवाल है कि गांठ बांधना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? गांठ बांधना इस मुहावरे का अर्थ है कि याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, याद रखना। अगला है कि खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? खिचड़ी पकाना यानी कि षड्यंत्र करना। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, षड्यंत्र करना। झंडा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? झंडा उठाना मतलब कि नेतृत्व करना। सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, नेतृत्व करना। घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना। राइट उत्तर हो जाएगा आपका उत्सव मनाना, सॉरी, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुंह की खाना मतलब हार जाना। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, हार जाना। कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? कलम तोड़ना की मतलब है कि बहुत अच्छा लिखना। सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, अच्छा लिखना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलई खुलना मतलब भेद प्रकट होना। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, भेद प्रकट होना। शुक्र करना मुहावरे का क्या अर्थ है? शुक्र करना यानी मैं शुक्रगुजार हूँ, मतलब एहसान मानना। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, एहसान मानना। अगला है कि धड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? धड़ा उठाना इस मुहावरे का अर्थ है तौलना। सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, तौलना। अगला है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, बुद्धि भ्रष्ट होना। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? बाग बाग होना मतलब अति प्रसन्न होना। सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, अति प्रसन्न होना। अगला सवाल देख लीजिए, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? चिकना घड़ा होना इस मुहावरे का मतलब है कि निर्लज्ज होना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, निर्लज्ज होना।
अगला है कि अक्ल का दुश्मन होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन होना, इस मुहावरे का अर्थ जो है वो है महामूर्ख। डी आंसर राइट हो जाएगा, महामूर्ख। अगला आपके सामने कि बाधा डालना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बाधा डालना, इस मुहावरे का अर्थ है कि रोड़ा अटकाना। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, रोड़ा अटकाना। अगला आपके सामने कि तृण पकड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तृण पकड़ना, इस मुहावरे का अर्थ है कि शरण में जाना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शरण में जाना। अगला है कि गाल बजाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? गाल बजाना, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, डींग हाँकना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डींग हाँकना। कभी नाव पर गाड़ी और कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का मतलब है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगला आपके सामने कि गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना। आपका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना। अगला है कि प्याला देना, मुहावरे का अर्थ क्या है? प्याला देना, इस मुहावरे का अर्थ है शराब पिलाना। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, शराब पिलाना। अगला है कि नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक का बाल होना यानी कि अधिक प्रिय होना। सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, अधिक प्रिय होना। अगला है कि वार खाली जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वार खाली जाना, इसका मतलब है कि युक्ति का सफल ना होना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, युक्ति का सफल ना होना। पान खिलाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? पान खिलाना मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, सगाई करना। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा, सगाई करना। नौकरी खाला का घर नहीं, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि नौकरी करना आसान काम नहीं। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, नौकरी करना आसान काम नहीं। अगला सवाल देखिए। अगला है कि चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, घबरा जाना। अगला सवाल है आपके सामने कि अर्श पर होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अर्श पर होना, इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, अपने को बहुत बड़ा समझना। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है बी आंसर, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने तार तार करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तार तार करना, इस मुहावरे का अर्थ है धज्जियाँ उड़ाना। बी उत्तर राइट हो जाएगा, धज्जियाँ उड़ाना। अगला है कि पार्टी पढ़ाना या पार्टी पढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पार्टी पढ़ाना, इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, सबक सीखना। अगला आपके सामने है कि छक्के छुड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी, हराना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सिर उठाना, इसका तात्पर्य क्या है? सिर उठाना मतलब विरोध करना। ए आंसर राइट हो जाएगा, विरोध करना। अगला है कि धब्बा लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? धब्बा लगाना मतलब कलंकित करना। ए आंसर राइट हो जाएगा, कलंकित करना। अगला आपके सामने कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस, मुहावरे का क्या अर्थ है? 9 दिन चले अढ़ाई कोस, मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा समय में कम काम करना। बी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ है केवल कल्पनाएं करते रहना। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि अधर में लटकना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अधर में लटकना, इस मुहावरे का अर्थ है कि दुविधा में पड़ा रहना या फिर दुविधा में पड़ा रह जाना। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। दांत गिनना, मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी उम्र पता लगाना। बी आंसर राइट हो जाएगा, उम्र पता लगाना। अगला है कि थपड़ी बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो थपड़ी बजाने का मतलब है कि उपहास करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उपहास करना। अगला आपके सामने है कि अरण्य रोदन, मुहावरे का अर्थ क्या है? अरण्य रोदन का मतलब है कि जंगल में बैठकर रोना। इस मुहावरे का मतलब है व्यर्थ प्रयास, क्योंकि आप जंगल में बैठकर रोगे तो उसके रोने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं होता, तो ये व्यर्थ प्रयास होता है। अगला है कि मक्खी पर मक्खी मारना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मक्खी पर मक्खी मारना, इसका मतलब है कि पूरी नकल करना। डी आंसर राइट हो जाएगा, पूरी नकल करना। अगला है आपके सामने कि आंखें फेरना, मुहावरे का अर्थ क्या है?
आंखें फेरना, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए उपेक्षा करना। ए आंसर राइट हो जाएगा, उपेक्षा करना। काठ होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? काठ होना इस मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, स्तब्ध होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्तब्ध होना। अगला आपके सामने सवाल कह रहा है कि अब तब करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहाना बनाना। अब तब करना यानी आनाकानी करना, तो बहाना बनाना। अंकुश न मानना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंकुश न मानना इसका मतलब है कि न डरना, यानी डरने की कोई बात ही नहीं है, तो ये अंकुश न मानना होगा। ए आंसर राइट हो जाएगा, न डरना। खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? खेत रहने का मतलब है कि वीर गति को प्राप्त होना या वीर गति पाना। अगला है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। ए आंसर राइट हो जाएगा, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गर्दन पर सवार होना यानी कि पीछा ना छोड़ना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पीछा ना छोड़ना। शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी कि घर घर की खबर रखने वाली स्त्री या शहर की दाई इसको कहते हैं। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी कठिनाई में पड़ना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा। अब बताइए, बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा। क्या कहा होगा? मुहावरे के अनुसार देखा जाए तो इन तिलों में तेल नहीं। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि कंजूसों से कुछ नहीं प्राप्त हो सकता, इसका मतलब यही है। अगला सवाल है कि सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। सांप छछूंदर की गति होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका राइट उत्तर है बी आंसर, असमंजस में पड़ना। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चैन की बंसी बजाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, सुख से रहना। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुख से रहना। बहुत दिनों बाद दिखना, इस अर्थ के लिए मुहावरा बताइए। ईद का चांद होना, राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, ईद का चांद होना। अगला सवाल है कि आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। इसका मतलब है कि कष्ट का अनुभव होना। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर, कष्ट का अनुभव होना। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का धुला होना मतलब इसका क्या है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, निर्दोष होना। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं मुहावरे का सही अर्थ बताइए। लोहे के चने चबाकर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत कठिनाई झेलना। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही बताइए उत्तर जो मुहावरे का सही अर्थ हो। गीदड़ भमकी, इसका सही अर्थ क्या है? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए कोरी धमकी। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, कोरी धमकी। अगला सवाल है कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर कौन सा अर्थ प्रकट करते हैं? तो देखिए, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन ए राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अंजर पंजर ढीले करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का सही अर्थ है बुरी तरह मारना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर। सब जुबाग दिखाना मुहावरे का अर्थ बताइए। सब जुबाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाए लालच देकर उल्लू बनाना। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देख लीजिए। अगला है कि दूर के ढोल सुहावने लगना इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। दूर के ढोल सुहावने लगना इस मुहावरे का सही अर्थ है अनदेखी वस्तु भाना। बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा इस मुहावरे का सही अर्थ दर्शाने वाला उचित विकल्प चुने। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका मतलब है कि यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है। बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तिलांजलि देना इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तिलांजलि देना इस मुहावरे का सही अर्थ है त्याग देना। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा, त्याग देना। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा बताइए। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना इस पर आधारित मुहावरा है लकीर का फ़कीर। बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है?
सिक्का जमाना इस मुहावरे का अर्थ है प्रभाव स्थापित करना। बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, प्रभाव स्थापित करना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा बताइए। इसका मतलब क्या है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मुहावरा होगा गढ़ जीत लेना। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल आपके सामने कि अहरा गहरा नत्थु खैरा मतलब बताइए। अहरे गहरा नत्थु खैरा इस मुहावरे का मतलब बताइए। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, मामूली आदमी। बी आंसर राइट उत्तर हो जाएगा, मामूली आदमी। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुहावरा कहा जाता है। ए आंसर राइट हो जाएगा, मुहावरा। अगला सवाल है कि पार आना उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? पार आना उतरना मुहावरे का उचित अर्थ है अशांत होना। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा, अशांत होना। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति दो होते हैं। मुहावरा जो है अपना सामान्य अर्थ न देकर के विशेष अर्थ देता है, तो इनमें कहा जाए मुहावरा पत्थर की लकीर होना है, और बाकी कहा जाए तो लोकोक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा बताइए। बहुत सुस्ती से काम करना इसके लिए उचित मुहावरा है 9 दिन चले 2.5 कोस। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा, 9 दिन चले 2.5 कोस। अगला सवाल है कि आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आनाकानी करना इस मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, टाल मटोल करना। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है? खराद पर चढ़ना इस मुहावरे का अर्थ जो है यह है जांच में आना। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे मेरी अक्ल चकराने लगी। अक्ल चकराना इसका मतलब क्या है? राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, कुछ समझ में ना आना। सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, कुछ समझ में ना आना। अगला है कि काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? तो काठ का उल्लू का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, मूर्ख। नेक्स्ट है आपके सामने कि कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? कूप मंडूक होना इस मुहावरे का आशय क्या है? इसका मतलब है कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधना इस मुहावरे का अर्थ है कि अपने को संकट में डालना। सी आंसर राइट हो। अगला सवाल है कि जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ बताइए। जमीन आसमान एक करना इसका मतलब है कि घोर प्रयत्न करना। बी आंसर राइट हो जाएगा, घोर प्रयत्न करना। अगला है कि प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है? सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, खोपड़ी खाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? 9 2 11 होना इसका मतलब है भाग जाना। सी आंसर राइट हो जाएगा, भाग जाना। दिए हुए विकल्पों में से घड़ियां गिनना का अर्थ बताइए। घड़ियां गिनना मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, बहुत बेचैनी से इंतज़ार करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? जड़ जमा लेना मुहावरे का अर्थ बताइए। यानी ऑप्शन नंबर डी, स्थिति मजबूत करना। डी आंसर राइट हो जाएगा। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ बताइए। लोहा मानना इस मुहावरे का अर्थ है कि श्रेष्ठता स्वीकारना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जमीन पर पैर न पड़ना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका मतलब है कि अभिमानी होना। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, अभिमानी होना। अगला सवाल है कि स्वान निद्रा मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सजग निद्रा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हाथ मलते रह जाना इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हाथ मलते रह जाना मतलब पछताना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। यानी ऑप्शन नंबर बी, बढ़ा चढ़ाकर कहना। बी आंसर राइट हो जाएगा। ज़बरदस्ती चिपका हुआ इस अर्थ को दर्शाते हुए सही मुहावरा बताइए। यानी ऑप्शन नंबर डी, गले पड़ना। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है जबकि मुहावरा होता है, तो मुहावरा केवल और केवल वाक्यांश होता है। ए आंसर राइट होगा। अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा है? अचानक घबरा जाना यानी हक्का बक्का रह जाना। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा, हक्का बक्का रह जाना। अगला है कि निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, तूती बोलना, विरक्ति होना। ये गलत है। डंडे के चोट पर यानी स्पष्ट शब्दों में, जहर की पुड़िया यानी धोखेबाज और ढेर करना यानी हरा देना। और तूती बोलने का अर्थ है धाक जमाना।
अगला सवाल है कि आधा तीतर आधा बटेर होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आधा तीतर आधा बटेर यानी कि बेमेल तथा बेढंगा होना, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि मन डैश तो कटौती में डैश, सही विकल्प चुनकर इस मुहावरे को पूर्ण कीजिए। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, बी आंसर राइट होगा। अगला सवाल कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थ बताइए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इस मुहावरे का अर्थ है कि सबसे अलग रहना, बी आंसर राइट हो जाएगा, सबसे अलग रहना। समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। समझौता करना इस मुहावरे का अर्थ है कि खाई पाटना, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आंसर। अगला सवाल देख लीजिए। बात का धनी होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। बात का धनी होना यानी कि वायदे का पक्का होना। गुड़ गोबर करना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है। गुड़ गोबर करना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है वो है मजा किरकिरी करना, सी आंसर राइट हो जाएगा। बालू से तेल निकालना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। यानी ऑप्शन नंबर बी, असंभव को संभव करना, बी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कोढ़ में खाज होना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर। दुख पर और दुख होना, बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सांप को दूध पिलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। सही आंसर हो जाएगा सी आंसर कि बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। काठ होना मुहावरे का अर्थ बताइए। काठ होना, इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, स्तब्ध होना, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, स्तब्ध होना। अगला है कि अंगार सिर पर धर लेना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। अंगार सिर पर धर लेना, इस मुहावरे का अर्थ है कि कठिन विपत्ति सहना, ए आंसर राइट हो जाएगा। गर्व करना मुहावरे का अर्थ बताइए। गर्व करना, इसका मतलब है कि ऐंठ कर चलना, ए आंसर राइट हो जाएगा, ऐंठ कर चलना। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पुराने चावल मतलब अनुभवी, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा, अनुभवी। धूर्त शब्द के लिए संबंधित मुहावरा बताइए। धूर्त शब्द के लिए मुहावरा हो जाएगा रंगा सियार, बी आंसर राइट हो जाएगा, रंगा सियार। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। यानी ऑप्शन नंबर डी, सर्वप्रिय होना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। काफूर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। काफूर होना मतलब कि भाग जाना, बी आंसर राइट हो जाएगा। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। लाल पीला होना, इस मुहावरे का अर्थ है कि क्रोध करना, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। खटाई में पड़ना मुहावरे का सही आशय क्या है। इसका मतलब है निर्णय ना होना, डी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए लोकोक्ति से संबंधित सवाल है कि ढोल के अंदर पोल, कहावत का अर्थ बताइए। ढोल के अंदर पोल का मतलब है कि दिखावा कुछ और गुण कुछ, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर। दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, डी आंसर राइट होगा। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए में से संबंधित मुहावरा कौन सा है। इसका मतलब है कि गुदड़ी का लाल, सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए। घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ है कि खूब घुलना मिलना, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा, खूब घुलना मिलना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। चोटी का पसीना एड़ी तक आना मतलब कड़ा परिश्रम करना, डी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। छोटा बड़ी बात, तो छोटा मुंह बड़ी बात, ये हो जाएगा लोकोक्ति का पूरा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर की माया लोकोक्ति को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनिए। तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। कोयले की दलाली में मुँह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो कोयले की दलाली में मुँह काला, इसका मतलब है बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सही कहावत पहचानिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आंसर नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गुड़ न दे गुड़ की, तो गुड़ न दे गुड़ की आगे क्या हो, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा गुड़ न दे गुड़ की सी बात तो करे, सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा।
अगला सवाल आपके सामने कि राई का पहाड़ बनाना, दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। राई का पहाड़ बनाना मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मतलब उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। बी आंसर राइट हो जाएगा। अजगर करे न पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर इस लोकोक्ति को पूरा करें। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो यहाँ पर राम और यहाँ पर चाकरी होना चाहिए। ए आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। इसका मतलब है कि विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना। इसका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर करेक्ट, क्योंकि तुरंत समाधान खोजना होगा तो डी आंसर राइट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताएं। तो देखो अगर देखा जाए तो इसमें से कोई भी सटीक अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका जो सटीक अर्थ निकलेगा वो है, देखिए, अपने आप प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, ये सटीक अर्थ होगा। ठीक, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, इस लोकोक्ति का मतलब है कि अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। इसका मतलब है कि जर है तो नर, नहीं तो खंडहर। डी आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंगाली में आटा गीला, प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। कंगाली में आटा गीला होना, इस मुहावरे का अर्थ है कि मुसीबत में और मुसीबत आना। सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ होगा। अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी, खुद अपना किया ही काम फलदायक होता है। डी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाते ही सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका मतलब है कि अंधी पीसे कुत्ता खाए। बी आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बूंद बूंद से घट भरे, सही लोकोक्ति का चयन करके इसको पूरा कीजिए। तो बूंद बूंद से घट भरे, टपकत रीतो होय। ए आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। गुण के विपरीत नाम, इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो गुण के विपरीत नाम यानी कि आंख का अंधा नाम नयनसुख। ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हिंदी न फारसी, लाल जी की डैश, सही विकल्प का चयन करें। तो हिंदी न फारसी, लाल जी की बनारसी। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, जैसे नागनाथ वैसे लोकोक्ति को पूर्ण करें। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ बताइए। यानी किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अधिजल गगरी पलटत जाए, यही गलत है। अधिजल गगरी छलकत जाए ये होना चाहिए, तो पहला ही गलत दिया गया है। अत्याचार का फल अच्छा नहीं, इस वाक्य में किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट होता है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, तलवार का खेत हरा नहीं होता। बी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। औंधी खोपड़ी उल्टा डैश, तो औंधी खोपड़ी उल्टा मत। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला है कि एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए मुहावरा कौन सा उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर बी, कंगाली में आटा गीला होना। बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, इस वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, भलाई पर भी दुष्टता। ऑप्शन बी राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, कहावत का आशय क्या है। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। बी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए, खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। ए आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, आ बैल मुझे मार। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका मतलब है कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ठीक
ठीक है, तो अब चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल पूछा गया है कि विभाव के दो प्रकार कौन कौन से हैं। विभाव के दो प्रकार कौन कौन से हैं, क्या हो रहा है भाई। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आलंबन और उद्दीपन। अगला सवाल देख लीजिए, अस्थाई भावों के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं। अस्थाई भावों के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, विभाव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभाव। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन है। यह सवाल यूपीएसआई में पूछा गया था कि रावण ने राम में क्रोध नामक अस्थाई भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, रावण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रावण। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण हो वह काव्य का आलंबन भाव कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जिसके कारण हो उन्हें आलंबन कहा जाएगा और जिसके लिए हो उन्हें उद्दीपन कहा जाएगा। अगला सवाल आपके सामने कि सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, 8 प्रकार के सात्विक जो भाव हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो देख लीजिए, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। ये कुल मिलाकर के सात्विक अनुभावों की संख्या है जो कि 8 है। अगला सवाल आपके सामने कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। यूपीएसआई की परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि संचारी भावों की संख्या कुल कितनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, 33। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, 33। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन कौन सा है। देखिए, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। संचारी भावों में निर्वेद, शंका, गर्भ, चिंता, मोह, विषाद, दैन्य, असूया, मरण, मद, आलस्य, श्रम, उन्माद, अभिता, चपलता, अपस्मार, भय, ग्लानि, वृणा, जड़ता, हर्ष, घृति, मति, आवेग, उत्सुकता, निद्रा, स्वप्न, बोध, उग्रता, व्याधि, अमर्ष, वितर्क और स्मृति। ये कुल मिलाकर के 33 हैं संचारी भावों की संख्याएं। तो इसका आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अस्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है। अस्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका अस्थायी भावों को अनुभूति के योग्य। अगला सवाल है कि अस्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है। तो इसका राइट उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अस्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अस्थायी भावों को उनके अनुभूति के योग्य विभाव बनाता है। अगला है कि जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ अस्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ अस्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संचारी भाव। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, विभाव। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विभाव। देखिए समझ लीजिए, यहाँ पे जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। ठीक है, अभी संचारी भाव वाला मैं आपको बताऊंगा, उसको आप देखिएगा। देखिए, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन से संज्ञा दी जाए। अस्थिर का मतलब होता है कि जो बहुत ही कम समय के लिए उत्पन्न हो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, वो गलती हो गई थी, उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। तो डी उत्तर राइट होगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है। निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेम पात्र की मधुर वाणी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, प्रेम पात्र की मधुर वाणी। अगला है कि आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या फिर उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुभाव कहा जाता है। ए आंसर राइट हो जाएगा, अनुभाव। अगला सवाल आपके सामने कि रस के अवयवों की संख्या कितनी है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव एवं संचारी भाव ये रस के अवयव हैं। तो कुल मिलाकर के 4। बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, 4। अगला सवाल आपके सामने है
कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। कहने का मतलब है कि रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर, अनुभाव। अगला सवाल है कि अस्थाई भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं। अस्थाई भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है डी आंसर, विभाव। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विभाव। अब देखिए श्रृंगार रस से संबंधित सवाल देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। देखिए संयोग और वियोग जो हैं ये श्रृंगार रस के ही रूप हैं, तो सी उत्तर आपका राइट हो जाएगा, श्रृंगार रस के रूप हैं। अगला है कि वियोग के अंतर्गत कितनी कामदशाएं मानी गई हैं। वियोग के अंतर्गत कितनी कामदशाएं मानी गई हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, कुल मिलाकर के 10 कामदशाएं मानी गई हैं। अगला है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है ये रति होता है, तो सी उत्तर राइट हो जाएगा, रति या फिर प्रेम। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। अगला सवाल देख लीजिए। अगला है कि माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस में, बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि जिन पंक्तियों में नायक या नायिका का मिलन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है। देखिए जहाँ पे भी नायक और नायिका का मिलन होगा वहाँ पर श्रृंगार रस का संयोग रस होगा, और जहाँ पे नायक और नायिका का बिछड़न होगा यानी कि उनका विरह होगा तो वहाँ पे वियोग रस होगा। हमसे पूछा गया मिलन होता है तो वहाँ पे संयोग होगा, बी उत्तर राइट हो जाएगा, संयोग रस। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करे भौवन हंसे देन कहे नट जाए। ये जो है ये संयोग रस का ही उदाहरण है। ठीक। अगला है कि जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे वियोग हो तो वहाँ पे श्रृंगार रस का वियोग रस होता है। राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर वियोग होना चाहिए, लेकिन वियोग नहीं है तो विप्रलंब भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वियोग और विप्रलंब जो है ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी ही शब्द हैं। तो इसको आप नोट रखिएगा। ओके, देखिए समझ लीजिएगा। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का वियोग का वर्णन होता है वहाँ विप्रलंभ जो श्रृंगार है ये होता है। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है। तो संयोग या वियोग कहा गया तब यहाँ पर आप क्या कहेंगे, श्रृंगार रस कहेंगे। बी उत्तर राइट हो जाएगा, श्रृंगार रस। नेक्स्ट है आपके सामने हास्य रस से संबंधित। हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल एसआई दोनों में पूछा गया है। हास्य रस का स्थायी भाव जो है ये हास होता है, बी उत्तर राइट हो जाएगा, हास। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है करुण रस से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव शोक है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। निर्देश दी गई पंक्तियों में रस बताइए। यहाँ पे आपको रस बताना है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। तो यहाँ पे करुण रस ही है, सी उत्तर राइट हो जाएगा, करुण रस है। करुण रस के देवता इनमें से कौन है। तो करुण रस के देवता जो हैं ये यम हैं, बी उत्तर राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका, यम। नेक्स्ट है आपके सामने कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शोक। नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए करुण रस के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्थ सी निर्जीव मानो रह गई हत उत्तरा, फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुररी सदृश सय करुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई। ये जो है ये करुण रस का ही उदाहरण दिया गया है। अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस रस की उपस्थिति रहती है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे भी शोक रस का जो भाव है ये उपस्थित हो तो वहाँ पे करुण रस होगा, डी उत्तर राइट हो जाएगा, यहाँ पे करुण रस होगा। और रौद्र रस से संबंधित सवाल दिया गया है। सवाल पहले आप पढ़िए। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत्यु पड़े,
करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे रौद्र रस हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए आंसर क्रोध। अगला है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो जस्ट अभी आपने देखा है कि रौद्र रस का। बी उत्तर आपका हो जाएगा रौद्र रस का। अगला सवाल आपके सामने वीर रस से संबंधित दिया गया है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस हो जाएगा आपका बी आंसर। राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, में रस का भेद बताइए। तो यहाँ पे भी आपका वीर रस ही है। बी उत्तर आपका हो जाएगा वीर रस। उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वीर रस का। अगला है कि वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? वीर रस में कौन से गुण की प्रधानता रहती है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर ओज। कौन से गुण की? तो ओज गुण की प्रधानता होती है। ए आंसर राइट हो जाएगा। वीर रस से युक्त काव्य में किस गुण की प्रधानता रहती है? तो अभी आपने देखा है ओज। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। भयानक रस से संबंधित सवाल दिया गया है कि भयानक रस का स्थायी भाव बताइए। काफ़ी इजी है। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। सही आंसर हो जाएगा बी आंसर। वीर रस का स्थायी भाव तो अभी आपने देखा है उत्साह। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। विभत्स रस से संबंधित देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर जुगुप्सा या फिर घृणा। बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। रिपु आंतन की कुंडली कर जोगनी चबात, पीबही में पागी बनो जुबत जलेबी खात। इसमें बताना है कौन सा रस है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर विभत्स रस। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अद्भुत रस से संबंधित सवाल दिया गया है। इसको पहले पंक्ति पढ़ना है, फिर बताना है कि इसमें कौन सा रस है। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संचार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संसार झूलता है मुझमें। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें हो जाएगा आपका बी आंसर अद्भुत रस। बी आंसर राइट हो जाएगा। कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो इसमें भी आपका हो जाएगा अद्भुत रस। बी उत्तर राइट हो जाएगा अद्भुत रस। कबीर की उलट बासियों में अद्भुत रस जो है ये प्रयुक्त है। अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है? तो अद्भुत रस का देवता जो है ये माना जाता है गंधर्व को। ए आंसर राइट हो जाएगा आपका गंधर्व को। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो अभी आपने देखा है कि अद्भुत रस का ही है। डी आंसर राइट हो जाएगा अद्भुत रस का। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। यूपीएसआई में तो 3 बार पूछा गया है, 2001 में 1 बार पूछा गया, कुल मिलाकर के 4 बार यूपीएसआई में पूछा गया। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो जस्ट अभी आपने देखा विस्मय होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर विस्मय। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए आपसे क्या कह रहा है। अगला है शांत रस से संबंधित है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का 9वां रस जो है ये किस रस को माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का 9वां रस जो है शांत रस को माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका शांत रस। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं शांत रस, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। बी उत्तर राइट हो जाएगा निर्वेद। अगला सवाल आपके सामने वात्सल्य रस से संबंधित सवाल दिया गया है। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरदास को। ए आंसर राइट हो जाएगा आपका सूरदास को। भक्ति रस से संबंधित देख लीजिए, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या फिर मधुर रस भी कहते हैं। तो उज्ज्वल रस या फिर मधुर रस जो है ये भक्ति रस को कहा जाता है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा भक्ति रस को। अगला देख लीजिए। हाँ, अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 23 और ये चैप्टर है आपका छंद का। तो अब हम छंद से संबंधित सवाल देखेंगे। जो भी सवाल पूछे गए उनको देखेंगे। पहले परिभाषा एवं भेद से संबंधित सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो छंद में जहाँ पे भी सभी चरण समान होंगे उन्हें सममात्रिक छंद कहा जाएगा। तो सी आंसर राइट हो जाएगा आपका सममात्रिक छंद। अगला है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं? एक छंद में कितने चरण होते हैं ये आपको बताना है। तो मेरे भाई काफ़ी इजी सवाल है ये आपका।
एक छंद में कुल मिलाकर के 4 चरण होते हैं। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कवित्त छंद का भेद कौन सा नहीं है। इनमें से कवित्त छंद का भेद कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका मंतज्ञंद, ये आपका नहीं है। जबकि देवघनाक्षरी, रूपघनाक्षरी, मनहरण, ये सब जो हैं ये कवित्त छंद के ही भेद हैं। अगला है कि कमला में कौन सा गण रूप है। देखिए यगड़ मगड़ जगड़ तगड़ रगड़ सगड़, ये जो है आपका ये होता है ये माता राजभान सलगा वाला सूत्र। और इसमें कमला में कौन सा बताना है आपको कौन सा है, तो ये सगड़ हो जाएगा। डी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सगड़। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ये गढ़ों को सूत्र याद रखने के लिए है। ये माता राजभान सलगा वाला सूत्र होता है। ये गढ़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ये होता है आपका टोटल सूत्र, है ना। अंत में कमला सगड़ रूप में होता है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका सगड़। अगला सवाल देख लीजिए। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। इसमें कौन सा छंद है, तो ये हो जाएगा मुक्तक छंद। ए उत्तर राइट हो जाएगा मुक्तक छंद। प्रथम और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है। प्रथम और तीसरे चरण को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए विषम चरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर विषम चरण। गणों की कुल संख्या कितनी है, तो ये माता राजभान सलगा, गणों की कुल संख्या 8 होती है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8 होती है। ठीक, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ और सगड़, ये कुल मिलाकर के 8 हो गए हैं गणों की संख्याएं। मात्रिक छंद में देख लीजिए, कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं। कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी आंसर 6 चरण। कुंडलीय छंद में कुल मिलाकर के 6 चरण होते हैं। बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए समझ लीजिए, कुंडलिया जो एक विषम मात्रिक संयुक्त छंद है जो दोहा और रोला छंदों को मिला करके बनता है। इस छंद के प्रथम चरण की रचना दोहे में और अंतिम चरण की रचना रोला में होती है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है, तो दोहे से उल्टा छंद जो है सोरठा होता है। बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा आपका सोरठा, बी आंसर राइट होगा। देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, दोहे के विषम चरण यानी पहले और तीसरे, दोहे के पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोहे के पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 होती हैं। जबकि सोरठा में होता है कि पहले और तीसरे में 11-11 हैं और दूसरे और चौथे में 13-13, यानी ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसीलिए ये होता है दोहे का उल्टा सोरठा। निर्देश, दी गई पंक्ति के छंद बताइए। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नत कई मूल, बिन निज भाषा ज्ञान कय, मिटई न हिये कसूल। इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है, तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर दोहा छंद। परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका दोहा छंद। अगला सवाल है कि सुनिसिए सत्य असीस हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। इसमें कौन सा छंद है। अब देखिए अगर आप इसका मात्रा काउंट करोगे तो आपको इसमें 16-16 मात्राएं मिलेंगी जो कि चौपाई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौपाई। ए आंसर राइट हो जाएगा चौपाई। किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो अभी मैंने आपको बताया। सही आंसर हो जाएगा सी आंसर चौपाई में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरिच सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय अमीय मूरियम चौरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। ये जो है ये दोहा में 24 मात्रा, सोरठा में 24 मात्रा, रोला में 24 मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। तो अगर आप इनको काउंट करोगे तो 16 ही मात्राएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी। इनमें से अर्धसममात्रिक छंद जो है कौन सा है, अर्धसममात्रिक जाति का छंद कौन सा है अर्धसममात्रिक, तो ये हो जाएगा आपका अर्धसम पूछा जा रहा है, यानी आधा सम और आधा विषम। तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर दोहा छंद, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोहा छंद। अगला सवाल आपके सामने है कि हे शरणदायिनी वी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है, में कौन सा छंद है। तो इसमें छंद जो है आपका ये उल्लाला हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा उल्लाला छंद। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा,
अमीय मूरियम चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें जो है आपका ये हो जाएगा चौपाई। डी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा चौपाई छंद। आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आला छंद में मात्राओं की संख्या 31 होती है। सी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा 31 होती है। अगला है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अडपटे बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन में कौन सा छंद है? तो इसमें छंद जो है आपका सोरठा हो जाएगा। बी उत्तर राइट हो जाएगा सोरठा छंद। अगला आपके सामने रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? रोला और उल्लाला से मिलकर के छप्पय बनता है। तो बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा छप्पय। अगला सवाल है कि 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा चौपाई छंद जो है आपका 16 मात्राओं वाला है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? तो ये बनता है आपका दोहा और रोला से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर दोहा और रोला से। कुंडलिया छंद का एक उदाहरण दिया गया है, एक बार आप देख लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सावन बरसा जोर से प्रमुदित हुआ किसान लगा रोपने खेत में आशाओं के धान। आशाओं के धान आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले लिए प्रेम संदेश मेघ सावन के डोले। ठकुरेला कबीराय लगा सबको मन भावन मन में भरे उमंग झूमता गाता सावन। ये जो है आपका ये है कुंडलिया छंद का उदाहरण, तो ध्यान रखिएगा। अवध शिला का उस पर था गुरूर भार तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। इसमें कौन सा छंद है? तो काफ़ी इजी है आपका, ये वर्ब छंद है। बी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं, 11 13। दमिनी दमक रही घनमाही खलकई प्रीत जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर चौपाई छंद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप मात्रा भी देख सकते हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो अभी अभी मैंने आपको बताया दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। तो हमसे पूछा गया प्रथम चरण में, तो 13 मात्राएं। सी आंसर राइट हो जाएगा 13 मात्राएं। जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें चौपाई कहते हैं। ए आंसर राइट हो जाएगा चौपाई कहा जाता है। वर्णिक छंद में देख लीजिए, द्रुत विलंबित में गणों का रूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रुत विलंबित में गणों का जो रूप है ये होता है ऑप्शन नंबर सी नगड़ भगड़ भगड़ रगड़। ये होता है। क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, तब विकल्प सी सही है आपका। घनाक्षरी कौन सा छंद है बताइए? घनाक्षरी आपका एक वर्णिक छंद है। बी उत्तर। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है? तो जस्ट अभी आपने देखा कि जो सवैया है आपका ये वर्णिक छंद है। तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा सवैया। वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है? वसंत तिलका का दूसरा नाम है आपका सिंघनोत्रा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिंघनोत्रा। अगला है कि बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी। बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से वह थे सहायक बड़े दुखों के दिनों के। में कौन सा छंद है? तो इसमें छंद जो है आपका ये वसंत तिलका छंद है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर वसंत तिलका छंद इसमें हो जाएगा। अगला है कि अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही पांडवों का कौरवों से ऋण हुआ जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। में कौन सा छंद है? तो इसमें छंद जो है आपका ये हो जाएगा कौन सा बताइए? हरिगीत का हो जाएगा। बी आंसर राइट हो जाएगा हरिगीत का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ भाता मुझे जो नव मित्र सा है देखूं उसे मैं नित्य सार बाला मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें छंद आपका हो जाएगा ए आंसर इंद्र वज्रा छंद। ए आंसर राइट होगा। दीनांत था थे दीनानाथ डूबते दीनांत था थे दीननाथ डूबते सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे दिंगत में गो रज थी समूत सा।
विषाणु नाना बजाते सवेड़ उठे। बहुत खतरनाक पंक्तियाँ हैं। तो इसमें कौन सा छंद है? तो ये हो जाएगा वंशस्थ छंद। तो वंशस्थ छंद हो जाएगा। क्या हो गया भाई? वंशस्थ छंद हो जाएगा। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा। हरि गीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरि गीत का छंद में 28 मात्राएं होती हैं। सी आंसर राइट हो जाएगा। बना लो जहाँ ही वहीं स्वर्ग होगा, बना लो जहाँ ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। इसमें कौन सा छंद है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, भुजंग प्राप्त छंद। बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा, भुजंग प्राप्त छंद। अब हम शुरू करेंगे वो है अलंकार। अलंकार से संबंधित सवाल पढ़ेंगे। जो भी सवाल पूछा गया है वो पढ़ेंगे। और ये है हमारा चैप्टर नंबर 24 अलंकार का। मेरे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। तो चलिए अब अलंकार की शुरुआत करते हैं। पहली परिभाषा एवं भेद से संबंधित सवाल दिया गया है। असौ न मन्यते कस्माद। एक मिनट पढ़ लें पहले से भाई। देखिए भाई, बड़ा कठिन अक्षर था तो एक बार मैंने पढ़ लिया है पहले, फिर आपको बता रहा हूँ। असो न मन्यते कस्माद अनुसृणमनम अलंकृति। पंक्ति किस लेखक की है? असो न मन्यते कस्माद अनुसृणमनम कलंकृति। ये पंक्ति जो है किस लेखक की है? तो यह है भाई जयदेव की। डी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा, जयदेव की। अलंकार के मुख्य कितने भेद हैं? तो कुल मिलाकर के डी उत्तर आपका हो जाएगा 2। अलंकार की केवल 2 ही है, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से होते हैं वो आप देख लीजिए, अर्थालंकार में कौन कौन से होते हैं वो आप देख लीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और बीप्सा अलंकार। अर्थालंकार में उपमा, प्रतीप, संदेह, रूपक, उल्लेख, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा और अनुयोक्ति, ये सब जो है आपके ये हो जाएंगे अर्थालंकार के उदाहरण। अगला है कि बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं यहाँ अर्थों में अद्भुत सौंदर्य है। तो देखिए, शब्दालंकार में शब्दों में चमत्कार होगा और अर्थालंकार में अर्थों में चमत्कार होगा। तो डी उत्तर राइट, सॉरी सी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सी उत्तर राइट उत्तर होगा। अलंकार के मुख्यतः भेद निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? तो अभी देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और हो जाएगा उभयालंकार। तो ए आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होता है, ठीक है। श्लेष में एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की कल्पना या फिर संभावना प्रकट की जाती है, ठीक है। संदेह है कि जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह प्रकट किया जाए, ये गलत है। तो डी उत्तर गलत उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक। अगला है आपके सामने कि अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला देखिए, तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लटानुप्रास कहते हैं। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। तो ये 3 के तीनों सही है, राइट उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए, उपमा में सादृश्य की प्रधानता होती है और रूपक में अभेद की। रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप होता है, उत्प्रेक्षा में संभावना। यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है। लटानुप्रास में शब्दों और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, इनमें से कोई नहीं। 3 के तीनों जो कथन हैं वो सही दिए गए हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है, ठीक है। प्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दीपक अलंकार है, ये भी सही है। उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये भी सही है। तो राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, इसमें चारों के चारों सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सी ऊंची हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा गंभीर और ऊंचा। अगला है कि शब्द अलंकार से, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है।
तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्लेष अलंकार। इसमें जो यहाँ पर दिया गया है पानी गए ना उबरे मोती मानसून, इसमें पानी जो है इसके कुल मिलाकर के 3 शब्द निकल रहे हैं। एक है पानी में आभा या फिर चमक, पानी का जो पहला अर्थ है वो है आभा या चमक, और जो मोती के संदर्भ में है दूसरा अर्थ है इज्जत या फिर प्रतिष्ठा जो मनुष्य के संदर्भ में है, और तीसरा अर्थ है जल जो कि चूने के संदर्भ में है। तो ये हो जाएगा आपका। अगला है कि यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? तो अरविंद शब्द इस पंक्ति में उपमान हो जाएंगे, बी आंसर राइट हो जाएगा, उपमान हो जाएंगे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में मैं व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो वर्ण की आवृत्ति जो है अनुप्रास अलंकार में होती है, सी उत्तर राइट हो जाएगा आपका, अनुप्रास अलंकार में। अगला देख लीजिए, अगला सवाल है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, उपर्युक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया कि श्लेष अलंकार, सी उत्तर राइट हो जाएगा। वह दीप शिखा सी शांत भावों में लीन, इस पंक्ति में अलंकार बताइए। तो इसमें अलंकार आपका जो है ये पूर्णोपमा अलंकार है, इसमें पूर्णोपमा अलंकार है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये सवाल ही गलत है। एक रम में उपवन था नंदन वंशा सुंदर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो श और सा लग गया, सम सरिस स और सी, अगर ये मिल जाए तो ये उपमा अलंकार के ही वाचक शब्द हैं, तो डी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, लक्षण, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, लक्षण। अगला सवाल आपके सामने है, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को उपमा कहते हैं, तो डी उत्तर राइट उत्तर हो, सॉरी जो समानता बताते उपमेय और उपमान में उन्हें उपमा ही कहते हैं, हाँ उपमा ही कहते हैं, तो डी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा, उपमा कहा जाता है। अगला सवाल है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो फिर से अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो यहाँ पे भी आपको सा मिल गया, जहाँ पे भी सम सरिस सा और सी मिल जाए वहाँ पे आपका उपमा अलंकार ही होगा, तो इस पॉइंट्स को आप नोट रखिएगा, उपमा अलंकार। अगला है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको उपमा अलंकार हो जाएगा, लेकिन हमसे सवाल पूछा गया है कि इस पंक्ति में मन क्या है, तो मन जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है कि देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट उत्तर हो जाएगा उपमेय है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, उपमा अलंकार, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है, इसमें से कौन सी पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, सूरज है जग का बुझा बुझा, ये नहीं है। बाकी 3 बेर खाती थीं वो 3 बेर खाती हैं, ये भी यमक अलंकार का उदाहरण है। कर का मन का डार दे मन का फेर, ये भी यमक अलंकार का है। और खग कुल कुल सा बोल रहा है, ये भी आपका यमक अलंकार का ही भेद है। तो जो ऊपर लिखा गया है कि सूरज है जग का बुझा बुझा, ये यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपके सामने सवाल कह रहा है कि कनक कनकते 100 गुनी माद कथा अधिकाय, वह खाए बौराय जग या पाए बौराय, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बहुत इजी है, बहुत पॉपुलर है, ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार, बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो है वो शब्द अलंकार का भेद नहीं है, ये आपको बताना है यहाँ पर। इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, रूपक अलंकार, ये शब्द अलंकार का भेद नहीं, अर्थालंकार का है, बाकी सभी शब्द अलंकार के ही उदाहरण है। मुदित महीपत मंदिर आए सेवक संचति सुमंत्र बुलाए, इस पंक्ति में अलंकार बताइए। मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, इसमें आपको अलंकार बताना है। तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, मैं वर्ण की और स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है?
इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार। डी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। अगला सवाल देख लीजिए। प्रश्न संख्या 27, दी गई पंक्तियों में अलंकार बताइए। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इसमें अलंकार आपको बताना है, तो इसमें अलंकार हो जाएगा ए आंसर श्लेष अलंकार, ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है कि फूल सी सुकोमल मृद भाग फूल सी सुकोमल मृद भावमयी देवयानी, कांच के बिना न जी सकेगी ये निश्चित है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका ए आंसर उपमा। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार, इसमें भी आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर अनुप्रास अलंकार, ए आंसर राइट हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम बहुत ईजी है, अनुप्रास अलंकार है। बहुत ईजी सवाल यार, क्या करवाएं, लेकिन चलो करवा देना। इसमें से कौन सा एक शब्द अलंकार है? तो काफ़ी ईजी है, यमक अलंकार। अगला सवाल देख लीजिए। मुदित मनोहर मानस देखा में अलंकार बताएं। तो माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार। जो ईजी है वो जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है भाई। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। इसमें कौन सा अलंकार है? तो सारंग शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें आपका हो जाएगा यमक अलंकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर यमक अलंकार। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या फिर वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अनियोग करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यह अनुप्रास अलंकार का लटा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा लटा अनुप्रास। राम रमापति कर धेनु लेहू में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, सी आंसर राइट हो जाएगा। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास, डी उत्तर राइट हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अगला देख लीजिए। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मेती मानुष सून। इसमें आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार, 3 बार पढ़ा चुके हैं इसी में। बीपसा में कौन सा अलंकार है? बीपसा में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा ए आंसर शब्दालंकार। 3 बेर खाती थी में 3 बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार, सी आंसर राइट हो जाएगा यमक अलंकार। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें अनुप्रास अलंकार है, एक मनुष्य और एक मनुष्य। वैसे कहा जाए तो अनुप्रास और यमक इसमें दोनों होना चाहिए था, क्योंकि एक मनुष्य बता रहा है मनुष्य के बारे में और एक मनुष्य बता रहा है उसकी मानवता के बारे में, तो यमक भी हो सकता है, लेकिन ये माना गया अनुप्रासी, तो अनुप्रासी आप याद रखिएगा। अगला है कि काली घटा का घमंड घटाओ इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। यमक अलंकार हो जाएगा, ए उत्तर आपका परफेक्ट हो जाएगा यमक अलंकार। नेक्स्ट देख लीजिए। के वह टूटी सी छनी हती कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार, बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार, सी शब्द आपको मिल गया। अगला आपके सामने है कि जग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा ए आंसर वस्तु स्त्र प्रेक्षा अलंकार, ए उत्तर राइट हो जाएगा वस्तु स्त्र प्रेक्षा अलंकार। अगला है कि श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार हो जाएगा शब्दालंकार, बी उत्तर राइट हो जाएगा शब्दालंकार। जिन पंक्तियों में एक शब्द या एक शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे अलंकार हो जाएगा डी आंसर यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यमक अलंकार। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, एक ही उच्चारण स्थान से वर्णित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? जब एक ही उच्चारण स्थान से वर्ण की आवृत्ति वाला पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा अलंकार होगा, ये आपको बताना है। देखिए यह अनुप्रास अलंकार का ही भेद होता है और यह होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर श्रुत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट आपके सामने है
कि तुलसीदास सीदति निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार, ए आंसर राइट हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका, इसमें कौन सा अलंकार है? देखो उपमा अलंकार है, लेकिन उपमा में भी भेद हैं, तो उपमा का ये पूर्ण उपमा अलंकार है, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर पूर्ण उपमा अलंकार है। माया महा ठगनी हम जानी त्रिगुण फांस लिए कर डोले मोले बोले मधुर बानी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा श्लेष अलंकार, सी उत्तर राइट हो जाएगा श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटके ये वृषभानु जा वह हलधर के वीर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा श्लेष अलंकार, डी उत्तर राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार। अगला देख लीजिए। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार, डी उत्तर राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहे वहाँ श्लेष अलंकार होता है, तो राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर आपका श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा ए आंसर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बीप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो बीप्सा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहा जाता है, तो डी उत्तर राइट हो जाएगा यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला है कि कहाँ कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा ए आंसर यमक अलंकारी। नेक्स्ट है कि सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें कौन सा अलंकार है? सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें भी आपका यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक सजना का मतलब होता है उसके पति की बात की जा रही है, प्राण प्रिय की, और एक सजना का मतलब है श्रृंगार, ठीक ध्यान रखिएगा। अगला है आपके सामने वह तुम उन सम स्वामी में कौन सा अलंकार है? वह तुम उन सम स्वामी, इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा, ए उत्तर राइट हो जाएगा यहाँ पर उपमा अलंकार। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। कानन कठिन भयंकर भारी, ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, तो डी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर होना चाहिए डी उत्तर, ठीक। अगला सवाल देख लीजिए। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं ये जानत सब कोई में कौन सा अलंकार है? भाई जीव जो है अब ये थोड़ी सी मतलब दिक्कत करने लगी है बोलते बोलते। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा सी आंसर श्लेष अलंकार, सी आंसर राइट हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार है? तो हरिपद कोमल कमल से, इसमें अलंकार हो जाएगा बी आंसर उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर समीप। उपमा अलंकार में उप का मतलब है समीप। उप में उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार के डी आंसर राइट होगा उपमा अलंकार। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो ये अनुप्रास अलंकार का कौन सा उदाहरण है? बहुत इजी सवाल है, बताइए। सही उत्तर हो जाएगा अंत्यानुप्रास, ए आंसर राइट उत्तर हो जाएगा अंत्यानुप्रास। नेक्स्ट है आपके सामने कि चरण कमल बंदो हरिड़ाई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है कि कमल के फूल जैसे पैर, सी उत्तर राइट हो जाएगा कमल के फूल जैसे पैर। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, दोहे में चय और लय की आवृत्ति हुई है, कौन सा अलंकार दर्शाता है? तो अनुप्रास अलंकार, डी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देख कर पट देत बार बार, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी आपका हो जाएगा ए आंसर श्लेष अलंकार, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। अब अर्थालंकार से संबंधित है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, इस पंक्ति में किस अलंकार का उदाहरण है?
तो ये हो जाएगा बी आंसर, प्रतीप अलंकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, प्रतीप अलंकार। नेक्स्ट है कि बूंद अघात संघई गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार जो है आपका ये कौन सा हो जाएगा, बताइए सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा दृष्टांत अलंकार, बी उत्तर राइट हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार। अगला है कि यह जीवन क्या है, निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसमें अलंकार हो जाएगा सी आंसर, रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला है दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, बिनु पद चले सुने बिनु काना। इसमें विभावना अलंकार है, डी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो बताना है इसमें से कि कौन सा अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। ए आंसर राइट हो जाएगा, रूपक अलंकार। हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार जो है बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला सवाल देख लीजिए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बांध्यो आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा बी आंसर, अनियोक्ति अलंकार। बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर, ओस बिंद चुग रही हंसनी मोती उनको जान। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। कहने का मतलब है कि ओस की बिंदु को मोती समझकर हंस जो है उसको चुन रही है। तो ये हो जाएगा भ्रांतिमान, यानी उसको भ्रम ही है कि जो ये ओस की बिंदु है ये मोती है, उसको भ्रम है। तो यही आपका हो जाएगा ए आंसर, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भले मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका व्यंजन निंदा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, व्याज निंदा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ कौन सा अलंकार कहलाता है? तो वहाँ पे अर्थालंकार होगा। बी आंसर राइट हो जाएगा, अर्थालंकार। नेक्स्ट है आपके सामने कि आई ऐसी अद्भुत बेला, न रोक सका न बिहंस सका। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा ए आंसर, विरोधाभास अलंकार। ए आंसर राइट हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अर्थालंकार। ए आंसर राइट हो जाएगा, अर्थालंकार। अगला है कि अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसमें अलंकार हो जाएगा सी आंसर, विरोधाभास अलंकार। सी आंसर राइट हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण बताइए। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु जो है आपका ये उत्प्रेक्षा अलंकार के ही वाचक शब्द हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी आंसर, मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो। बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अति काटू वचन कहत कै केई, मानव लोन जरे पर देई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। डी आंसर राइट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, नाक का मोती अधर की कंति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। ये हो जाएगा आपका भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण। अखिया हरिदर्शन की भूखी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। अगला है कि विरह हस्त तन साले, घाय करे चित्त चूर। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। डी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर, रूपक अलंकार। जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी। इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है?
जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी, तो इसमें हो जाएगा डी आंसर विरोधाभास अलंकार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। निम्नलिखित में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण बताना है। यहाँ पर इसमें आपको बताना है भ्रांतिमान अलंकार जो है कौन सा है, तो यही हो जाएगा डी आंसर आपका। ओ से बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान, डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊषा उदास आती है, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। मेरे भाई अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि जब आप क्लास को लाइक नहीं करते हो तो बहुत दुख होता है। वीडियो को आप लाइक कर दोगे तो मुझे भी अंदर से थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कोई लाइक किया है, और मुझे भी अंदर से ऊर्जा मिलेगी। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऊषा उदास आती है, इसमें मानवीकरण अलंकार होगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है। एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारा टारगेट है कम समय में अधिक प्रश्नों को कवर करना और एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, इस वजह से मैं पूरे प्रश्न करवा रहा हूं। ठीक, संदेह अलंकार का उदाहरण इसमें से कौन सा है आपको बताना है। सी आंसर राइट हो जाएगा। ये काया है या शेष उसी की छाया है, सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हीरक सी समीर माला जप, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो सी आपको मिल गया। सम सरित सासी, ये सभी आपके उपमा में ही होते हैं, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्याज स्तुति अलंकार। ध्यान रखिएगा। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेता था उस पार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, तो ए आंसर राइट हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद, पंक्ति की रचना अनुसार अलंकार पहचानिए, तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका प्रश्न अलंकार, बी उत्तर राइट हो जाएगा, प्रश्न अलंकार। अगला कि निम्नलिखित में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है, तो विरोधाभास अलंकार इसमें आपका हो जाएगा प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, डी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अर्थालंकार का एक प्रकार इसमें से आपको बताना है, सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, अतिशयोक्ति अलंकार, बी आंसर राइट हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला सवाल है कि जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये हो जाएगा सी आंसर भ्रांतिमान। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर भ्रांतिमान। अर्थात घनश्याम यानी बादल को श्याम जानकर जंगल में मोर नाचने लगते थे, तो ये कहीं ना कहीं एक भ्रम ही है ना, तो भ्रांतिमान अलंकार। निंदक नियरे राखिए आंगन कुट छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विभावना अलंकार। इसमें से कौन सा अर्थालंकार नहीं है, सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, श्लेष अलंकार। ये अर्थालंकार नहीं है, ये शब्दालंकार है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने हो, तो प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है, तो जहां पर उपमेय में उपमान का कल्पना किया जाए वहां पे आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, बी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हुए, बताओ। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, मानवीकरण अलंकार। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये हो जाएगा बी आंसर, रूपक अलंकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, रूपक अलंकार। अगला आपके सामने एक, नाग का मोती अधर की कांति से, नाग का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य शुक्र यह कौन है, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, तो ये अलंकार हो जाएगा आपका भ्रांतिमान अलंकार। ए आंसर राइट हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। खंजन मीन सरोजनी की छवि गंजन नैन लला दिन होनो, भौ कमान सो जोहन को सरभेदन प्रणिन नंद को छोनो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। सी आंसर राइट हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि अब आपको ये पढ़ते पढ़ते बोर लगने लगा होगा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको वर्दी मिलेगी। तो मेरे भाई पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कल्याण नहीं है। जहाँ अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। कहने का मतलब है कि जहाँ पे भी मानवीय गुणों का
उल्लेख किया जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। डी उत्तर राइट हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। डी उत्तर राइट हो जाएगा, रूपक अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनव नीलमन शैल पर आतप परियो प्रभात। तो मनव आपको मिल गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो गया। सी आंसर राइट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ वाचक शब्द या बोधक शब्द होते हैं। मानो मनु मनहु, जानो जनु जनहु, ये जो है आपका ये एक ऐसे शब्द हैं जो अगर कहीं उदाहरण में मिल गए तो इसको आप बिना देखे ही आप उत्प्रेक्षा अलंकार पे टिक कर दीजिएगा। प्रश्न चिन्ह में उठी है, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर की हिलोरें, इस जो पंक्ति है इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। डी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है कि प्रश्न संख्या 112 और 113, दी गई पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उचित उत्तर दें। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को क्षण महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन में अलंकार बताना है। तो देखिए कमल के समान नयन, यानी यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, कमल रूपी नयन, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। रेखांकित पंक्ति में अलंकार बताना है कमल नयन में, तो रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर यहाँ पर। सॉरी कमल नयन में तो रूपक होगा, लेकिन हमसे पूछा गया है यहाँ पर, क्या पूछा गया है? रेखांकित पंक्ति में अलंकार। और रेखांकित पंक्ति कौन सी है? जैसे उड़ जहाज को पंछी, इसमें अलंकार बताना है। तो जैसे उड़ जहाज को पंछी में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, सी उत्तर राइट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देख लीजिए, विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? भाई गला बैठ गया यार। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो ये हो जाएगा अर्थालंकार, ए आंसर राइट हो जाएगा, अर्थालंकार। अगला देख लीजिए, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट भूषा नागरी, यूपीएसआई में पूछा गया है 4 बार। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा डी आंसर, रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रूपक अलंकार। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से, इसमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पे होता है आपका निर्दर्शना अलंकार, राइट उत्तर हो जाएगा निर्दर्शना अलंकार, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट है कि प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपमा से, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपमा से, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है? तो ये होता है आपका व्यतिरेक अलंकार में, डी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर, व्यतिरेक अलंकार में। अगला है कि पानी परात को हाथ छियो नहीं, नयनन के जल सो पग धोयो, इसमें कौन सी अलंकार है? तो ये बताया जा रहा है कि जब सुदामा जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे, तो जब उन दोनों का मिलन हुआ तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है वो परात में जो पानी रखा हुआ था उसको टच भी नहीं किए, अपने नयन के आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पैर को धुला। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, क्योंकि नयन के आंसू से किसी के पैर धुलना ये असंभव सा है। तो मेरे भाई ये अतिशयोक्ति अलंकार है, कहने का मतलब ये बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। नेक्स्ट है आपके सामने कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अतिशयोक्ति अलंकार, ए आंसर राइट हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार ही आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर 6 का अनुप्रास। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा 6 का अनुप्रास। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति का अर्थ समझते हो क्या है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि अगर पूत सपूत है, कहने का मतलब है अगर पूत सपूत है, सपूत का मतलब होता है कि अच्छा पूत, तो अगर पुत्र अच्छा है तो फिर धन को इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो धन इकट्ठा कर लेगा। पूत कपूत यानी अगर पुत्र कपूत है, कपूत का मतलब होता है कि अच्छा नहीं है, वो कुपंथी है, तो अगर पूत कपूत यानी पुत्र अगर कपूत है तो क्यों धन संचय, तो फिर धन को इकट्ठा करने का क्या मतलब, आप धन को इकट्ठा करोगे, अगर आपका पुत्र सही नहीं निकला तो वो धन को वैसे ही बर्बाद कर देगा। तो वही कहा गया कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये हो जाएगा लाटा अनुप्रास अलंकार। सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास अलंकार और जो अलंकार है उनके बारे में एक बार पॉइंट्स यहाँ पर दिया गया है, नोट कर लीजिए। लाटा अनुप्रास में ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है किंतु अन्वय करने से पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अनुप्रास अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास, छेका अनुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये हो जाएंगे अलंकार अनुप्रास अलंकार के 5 भेद। इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है, तो करुणा कलित में आपका हो जाएगा 6 का अनुप्रास। डी उत्तर राइट हो जाएगा यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार। अगला है कि छिपा रही घूंघट में सुंदरी, छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनन तू, आनन सा ही चंद्र चमकता ऊपर फेर नयन तू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा प्रतीप अलंकार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा प्रतीप अलंकार। अगला है कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इस पंक्ति में अलंकार बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर रूपक अलंकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार। अगला है कि जहां बिन कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। भाई अगर मेहनत अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आप भी देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, फिर भी आप क्लास को लाइक नहीं करते हो। भाई लाइक जरूर कर दो। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि मैं गारंटी के ले रहा हूँ कि अगर आप ये पूरी की पूरी अच्छे से एक वीडियो देख लेते हो तो फिर आपको हिंदी में अलग से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन तरीके से आप अच्छा नंबर लेकर के आओगे। भाई इतना आप समझिए, लेकिन भाई पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कल्याण नहीं है, इतना आप समझो। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार आप बताइए, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। इसमें अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका रूपक अलंकार। अगला सवाल आपके सामने, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर रूपक अलंकार कहलाता है। उपमान और उपमेय का अभेद जो है रूपक अलंकार कहलाता है। ठीक, देखिए अब जो अगला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 25 और वो है आपका प्रमुख लेखक कवि और उनकी रचनाएं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करेंगे। बहुत बेहतरीन चैप्टर है आपका ये मेरे भाई। वैसे मैंने किसी चैप्टर में भी प्रश्न को स्किप नहीं किया है, लेकिन इसमें तो कतई बिल्कुल ध्यान दे करके ही बढ़ना है कि कहीं गलती से भी कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो अब इसको हम कंप्लीट करेंगे, बट उससे पहले निवेदन है यार लाइक ज़रूर कर दो। आप क्लास को अभी लाइक नहीं करते दुख होता है, इतना समझो। और इसके अलावा ये जो प्रमुख लेखक कवि और उनकी रचनाएं वाला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, इसमें हम एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, यानी जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं पूरा कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है इस पर अपना फीडबैक जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ वो कहीं किसी एक सकारात्मक दिशा में जा भी रही है या फिर नहीं।
तो इस पर अपना फीडबैक जरूर शेयर कर दीजिए। बाकी इस ई बुक को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की बुक है, जिसपे अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है, आपको मात्र 39 की मिल जाएगी। खास बात है इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके के पूरे 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। पूरी की पूरी ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाई गई है। तो अगर आपको लेना है तो आप इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8948667652 इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। यहीं से आपको ये ई बुक मिल जाएगी और इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो दिए गए नंबर को ध्यान से नोट कीजिए और आपको यहीं से ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको जीके में बहुत बेहतरीन मदद मिलेगी। ठीक है, तो अब हम कंप्लीट करेंगे अगला चैप्टर।